इसके पहले हम लोगों ने इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स, ये सारा कुछ पढ़ रखा था। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऐसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आपने 9th में मोर और लेस कंप्लीट कर लिया है। कुछ यहाँ भी थे तो उसको आपने होम असाइनमेंट में पूरा किया होगा। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने के लिए अपने को एक टर्म जानना होगा, लीनियर मोमेंटम। इसको मैथमेटिकली आपने पीछे प्रीवियस क्लासेस में इसे पढ़ रखा है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए कि एक्चुअली ये है क्या। तो एक्चुअली जो मोमेंटम है, वैसे अब यहाँ हम उसी मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि आगे आपको 2 तरह के मोमेंटम पढ़ने होंगे, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो है वो लीनियर मोमेंटम है, और फिर आगे जब आप पढ़ोगे तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा। तो इसलिए हमने उस मोमेंटम को, जिसे आप 9th में प्योर मोमेंटम एक्सप्लेन करते थे, उसे हमने यहाँ लीनियर मोमेंटम नाम दे रखा। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है, इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज मास इन मोशन। जो मास है वो मोशन में हो। तो आप जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, दे हैव सम मास, एंड इफ दे मूव देन they will move with their mass। तो अब यहाँ इस मोमेंटम का क्या रोल है? ये मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। P equal to mass into velocity. It is a vector term. Mass is scalar and velocity again vector. P equal to mass into velocity। अब ये जो मोमेंटम है, ये इसके पास 2 टर्म्स हैं, मास एंड वेलोसिटी। मास एक्सप्लेन्स दैट हाउ हैवी दिस पार्टिकल, एंड वेलोसिटी shows दैट हाउ फास्ट इट इज मूविंग। अब आपको इसे एक्सप्लेन करना है, तो आप सपोज करिए कि कोई बाइक राइडर 50 की स्पीड में मूव कर रहा है, और कोई ट्रक ड्राइवर वो भी 50 की स्पीड में मूव कर रहा है। तो अब वेलोसिटी तो दोनों की इक्वल हो गई, लेकिन अगर कोलिजन होता है बाइक राइडर और ट्रक का किसी एक ही आदमी से, तो दोनों में डैमेजिंग किसकी ज्यादा होगी? तो आप नेचुरली ये बताओगे कि जो आदमी या जो पर्सन ट्रक से कोलाइड करेगा उसकी डैमेजिंग ज्यादा होगी, जो बाइक से कोलाइड करेगा इन कंपैरिजन टू दैट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मास है वो ट्रक का ज्यादा है। वेलोसिटी तो हमने इक्वल कर लिया, तो वेरिएशन, अब हमको मोमेंटम का वेरिएशन ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगा। और इसी को हम दूसरे सेंस में अगर देखें तो रिकॉइल ऑफ गन पढ़ते हैं, उसमें जो बुलेट होती है उसका मास कम होता है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जिसको भी हिट करती है उसको पेनिट्रेट कर देती है। और उतने ही मोमेंटम से गन भी रिकॉइल करती है, पीछे आती है, जिसे हम होल्ड किए होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करती, क्योंकि उसके पास मोमेंटम तो उतना ही होता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो काफी कम होती है। तो ये थोड़ा सा मोमेंटम को समझने की जरूरत है कि ये जो मोमेंटम है, ये दिस लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन कंबाइंडली मास एंड इट्स velocity represented as P equal to mass into velocity. Its unit kilogram meter per second.
डायमेंशन फार्मूला m lt minus 1, we are familiar with it. एक एग्जांपल, suppose a car of mass m1 and a truck of mass m2 are moving with same velocity, say it is b, then momentum of car, say it is represented by p1, will be equal to p1 equal to m1b, and momentum of truck will be equal to p2 equal to m2b. Now if we find the ratio of these two, p1 by p2, we have cancel out b and b, and it will comes as p1 by p2 equal to m1 by m2. But as m2 greater than m1 means mass of truck is larger than mass of car, therefore p2 must be greater than p1, means a heavier body has a larger linear momentum than a lighter body if they are moving with the same velocity. Second one, here if car of mass m1 and truck of mass m2 moves with different velocity, say b1 and b2 respectively, but have same linear momentum, then p1 equal to m1 b1 and p2 equal to m2 b2. But as per given condition, p1 equal to p2, that is m1 b1 equal to m2 b2. Here b1 by b2 equal to m2 by m1. But m2 greater than m1. Here m2 greater than m1. Mass of truck is larger than mass of car. m2 greater than m1. It is given condition, truck का जो मास है वो ज्यादा है कार के रेस्पेक्ट में, and therefore b1 must be greater than b2. जो कार है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी in comparison to truck because they have same linear momentum. That is, heavier body has a smaller velocity than a lighter body having same linear momentum. जो heavier body है उसके पास smaller velocity होगी in comparison to lighter one if they have same linear momentum. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमिलियर लॉ है ये, इसे आपने पीछे भी पढ़ रखा है. इसके दिस लॉ प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स which follows that a force is the basic cause of motion. इसी फोर्स ने ये बताया कि जो मोशन है उसके लिए फोर्स नेसेसरी है. अब बेसिक कॉज ऑफ मोशन वो फोर्स है, और ये जो लॉ है इट हैज टू पार्ट्स ऑफ इट्स स्टेटमेंट, वन विच प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द अदर प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज शोन हियर. मैंने ये लिखा फोर्सेस आर बैलेंस्ड. फोर्सेस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अब अगर ये फोर्सेज आर बैलेंस्ड की कंडीशन है, अगर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या हो सकता है? दो कंडीशन हो सकती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है. सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो. वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया. देयर इज नो चेंज इन टाइम, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. एक्सीलरेशन जीरो हो गया, which shows that it will stay in rest. तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में बना रहेगा, पहले भी रेस्ट में था और रेस्ट में कंटिन्यू करेगा. इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये मोशन में है,
मोशन मीन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं है। बट ड्यू टू यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद द पासेज ऑफ टाइम। अगेन यहां पे टाइम के साथ, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वो कांस्टेंट हो गया। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन वो जीरो हो गया एंड स्टे इन यूनिफॉर्म मोशन। और ये फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू करेगा। अब अगर इसको हम इसका स्टेटमेंट दें तो वी में से दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tends to stay at rest, and if it is in uniform motion it will continue in uniform motion unless it is compelled by some external unbalanced force to change that state। जो फर्स्ट लॉ है वो क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है फोर्स को, और जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है। तो इट गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन may be stated as the time rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this change takes place in the direction of the applied force. Here P equal to mass into velocity. According to Newton's second law, F proportional dP by dt. Force is directly proportional to time rate of change of linear momentum. F proportional m dB by dt. This force where P equal to mv, m constant term है तो dB by dt. F equal to k m dB by dt. dB by dt time rate of change of velocity is equal to k m a, where dB by dt is the acceleration and this is equal to force equal to acceleration. के कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, m मास पहले से था, dB by dt को हमने एक्सीलरेशन राइट किया हुआ है। और ये जो k है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इफ वी चूज F इक्वल टू 1 न्यूटन, m इक्वल टू 1 kg एंड A equal to 1 meter per second square, then K equal to 1. Thus, when mass and acceleration is unity, force F equal to unit. This unit is known as absolute unit of force, and above equation or this equation may be written as F equal to m a. This is the second law of motion. Now force, ये ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन हो जाएगी या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन लिखेंगे। So you all are aware about the dimension of force, m mass, l t minus 2, ये इसकी
डायमेंशंस हो जाएंगी डायमेंशन ऑफ फोर्स।